बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम न्यूज़ लॉन्च के साथ मैं हूँ शुमाइला हबीब। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से। और दाऊद और सुलेमान अलैहिस्सलाम को याद कीजिए जब वो खेत के मामले में फ़ैसला कर रहे थे कि कुछ लोगों की बकरियां रात को उसमें चढ़ चुक गई थीं और उनके फ़ैसले में हम मौजूद थे। हमने उसका सही फ़ैसला सुलेमान को समझा दिया। हाँ, हर एक को हमने हुक्म इल्म दे रखा था और दाऊद के ताबे हमने पहाड़ कर दिए थे, दो तस्बीह करते और परिंदे भी हमने करने वाले ही थे। सूरत अल अंबिया की आयत नंबर 78 ता 69 का तर्जुमा मैंने आपके सामने पेश किया और ख़बरें कुछ शामिल कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से, जिन्होंने कल सलाम शोहदा रैली निकाली और ये बहुत बड़ी रैली थी। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की जानिब से ये भी कहा गया कि ये रैली तारीखी रैली होगी और उस रैली से खिताब करते हुए अगर बात की जाए बिलावल भुट्टो जरदारी के हवाले से, तो उन्होंने 4 मुतालिबात अपने सामने रख दिए। दूसरी जानिब इमरान खान की जानिब से भी अपनी रैली की, अपनी तहरीक को जो एहतसाब की बात करते हैं उसको चलाने के लिए कारकुनों से चंदा इकट्ठा करने का कहा गया। और कुछ बात कर लेंगे हम भारत के हवाले से भी और चीन के हवाले से भी नवाए वक्त टुडे में। इन तमाम खबरों पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं नवाए वक्त एडिटर नवाए वक्त सईद आसी साहब। अस्सलाम वालेकुम सईद आसी साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्लाह की करम है जी। सर, कहिएगा कि कल पीपल्स पार्टी की जानिब से बहुत बड़ी रैली निकाली गई। एक जानिब तो इमरान खान इस्लामाबाद बंद करने की बातें कर रहे हैं, दूसरी जानिब कल बिलावर ने 4 मुतालिबात सामने रखे। उन्होंने कहा कि कौम को तख्ते रायवंड से आज़ादी दिलवाएंगे और बसंत में कराची में बसंत भी मनाएंगे और 27 दिसंबर को लॉन्ग मार्च की भी उन्होंने ऐलान कर दिया। क्या कहते हैं कि पीपल्स पार्टी ने जो सलाम शोहदा रैली निकाली थी उसका मकसद सिर्फ शोहदा को सलाम पेश करना था या कि सिर्फ अपनी सियासत चमकाना था इस रैली की ताकत से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में ये आजमाइश है पीपल्स पार्टी की इस वक्त जी। 2013 के इंतखाबात के जो नताइज थे वो सरासर पीपल्स पार्टी के मुनाफी थे। उनकी जो पॉलिसी इख्तियार की थी जरदारी साहब ने अपने 5 साल दौरे हुकूमत में, तो अवाम ने उन्हें रिजेक्ट करके घर भिजवाया था पीपल्स पार्टी को जी। तो उसके बाद से एक किस्म का मैं समझता हूँ कि सियासी खिलाफ पैदा हो गया था। पीपल्स पार्टी चूँकि इसके बारे में एक इमेज रहा है कि ये वफाक की अलामत इसे कहते हैं, चारों सूबों, वो बेनज़ीर के बारे में तो कहा जाता था कि चारों सूबों की जंजीर बेनज़ीर एक नारा लगता रहा है जी। तो उस हवाले से जो पीपल्स पार्टी की सियासत रही, इसके एहयार से बेनज़ीर भुट्टो के इक़्तिदार तक, वो एक वफाक की अलामत की सियासत थी एक किस्म की कि ये नुमाइंदगी करती थी ये पार्टी मुल्क के तमाम सूबों में और कश्मीर में भी और इधर शुमाली इलाका जात में भी। तो इस तरह इस पार्टी का सियासत से एकदम आउट होना जो 2013 के इंतखाबात में हुआ वो एक किस्म का हमारी जमहूरियत के लिए भी अच्छा साइन नहीं था। तो हमारी तो ये दुआ उस वक्त से थी कि इसमें कोई नई रूह पैदा हो जाए इसकी सियासत में पीपल्स पार्टी की, ताकि जो खला एक किस्म जिससे फ़ायदा उठाने का मौका मिलता है फिर गैर जमहूरी क़ुव्वतों को, वो खला ना रहे। तो कल का जो इनका शो रहा है ये अगरचे वो सानह कारसाज जो हुआ था, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जब तशरीफ़ लाई थी अपनी खुद साख्ता जलावतनी ख़त्म करके 18 अक्टूबर 2007 को, तो उसी रात 12 बजे के करीब ये कारसाज में बम ब्लास्ट हुआ था और उसमें इनके कोई 150 के करीब वर्कर जियाले जो है वो उन्होंने जामे शहादत नोश किया था और बेनज़ीर भुट्टो साहबा ख़ुद भी बमुश्किल बच पाई थी उसमें। तो उस हवाले से बरसी का एहतमाम होता है हर साल यानी 18 अक्टूबर को, लेकिन इस बार इन्होंने इस तनाज़र में एक किस्म की आप समझे कि ये मैं तो ये समझता हूँ कि जो एक भुट्टोइज़म वाली सियासत है इस पार्टी की बका अगर है तो वो भुट्टोइज़म की बेस पर ही है। भुट्टो लेगेसी जो है उसको जब उसका दामन जब ये छोड़ते हैं तो ये सियासत के कौमी दायरे से बाहर निकले नज़र आते हैं। तो इस तरह कल इन्होंने एक किस्म की, और ये मुझे इत्तेफाक हुआ, मैंने भी देखा इनकी रैलीज जो थी जलसे जगह जगह पे बुलावर ने जिस अंदाज में खिताब किया है रैली से, वो एक किस्म का अगरचे एक फीडेड था
वो यानी कि लिखी हुई बातें थी वो सारी पढ़ के वो बोलते थे, लेकिन इसके बावजूद वो तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो भी सर यहाँ कथा हाँ करामी के जी लिए जी माजरत चाहूंगी। पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत को देख लिए, उनकी कारकर्दगी के बारे में बात की जाए तो वो कुछ खास कारकर्दगी नहीं जी थी, जी तो क्या कारकर्दगी दिखाए बगैर पीपल्स पार्टी वोट हासिल कर सकती है? यही बात है। अब कारकर्दगी देखे ना, उनकी तो सिंध में हुकूमत है ना इस वक्त, जी जिसको कल कल उन्होंने एक किस्म का ओन भी किया है जी बिलावल ने बाकायदा, दिखाने की यानी कि कोशिश की है। जो नारे लगा रहे थे, जी जी खुद बिलावल ने नारे लगाए ना, जी वो जिस तरह कि ये चीफ मिनिस्टर किसका, भुट्टो का, और फलां भुट्टो के, वो जी सारे जी जो नारे लगा रहे थे, तो उनकी अब देखिए इसमें ये सारी एक किस्म की उनकी सियासी हिकमत अमली जो है वो आगे के इंतखाबात पर उनकी नज़र है। और मुझे ऐसे लगता है कि जैसे जिस तरह इमरान खान साहब ने सियासत को परागंदा किया, मैं तो समझता हूँ कि उन्होंने जिस एक बदतमीज़ी का कल्चर जो सियासत में दिया है, ठीक तो उससे आम आदमी जो है ना वो काफ़ी ज़िच हुआ है। तो अब चूँकि यानी कि अगला साल जो है प्रैक्टिकली वो इंतखाबात की तैयारियों का साल है, जी जी तो उसमें ज़ाहिर है अब जोर लगाना है, हर पार्टी ने जोर लगाना है। मुस्लिम लीग नून जो है वो उनकी जानिब से भी कल मर्दान जी में जलसा किया गया। हाँ हाँ बिल्कुल, ज़ाहिर है ज़ाहिर है। तो इस तरह जो है ना अब पीपल्स पार्टी की भी ज़ाहिर है आजमाइश है, 5 साल यानी कि एक इंतखाब में रिजेक्ट हुए तो अब अगले इंतखाब की उन्होंने तैयारी करनी है। तो ये एक अच्छी इब्तिदा मैं समझता हूँ कि बिलावल ने जिस तरह एक क़यादत की है इस रैली की, और दिन भर चले हैं, रात गए तक ये लेकिन कल बिलावल रा- भुट्टो साहब ने तख्ते लाहौर जी जी का स्पेशली नाम लिया, नहीं, उन्होंने कहा तख्ते कि लाहौर का वहां से नाम, हाँ आज़ादी दिलवाएंगे। जी एक जी जानिब तो ये जमहूरियत की बात करते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करप्शन की भी बात करती है, लेकिन हाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में खुद कौन सी करप्शन नहीं हुई? वो ठीक बात है। अब तख्ते लाहौर की बात, ये बतौर सिंबल इस्तेमाल किया जाता है तख्ते लाहौर। कल तो उन्होंने खैर तख्ते रायविंड की बात की है जी ना, जी तख्ते वो रायबंद थोड़ा पर। सा यानी कि एक सही ट्रैक पर आए वो। तो ये एक यानी कि इक़्तिदार की जो एक है ना वो अलामत इसको समझा जाता है कि पावर का मंबा किस ठीक जगह पे है। तो उसमें अब इसका अगर हम एनालाइज करें ये पावर के मंबे के हवाले से, तो फिर तो जनूबी पंजाब जो है वो ज़्यादा मंबा हमें नज़र आता है, क्योंकि वहाँ ज़्यादा वज़राए आज़म पैदा हुए, वहाँ ज़्यादा जी सदूर पैदा हुए, वहाँ ज़्यादा गवर्नर पैदा हुए, ठीक है ना। तो अब तख्ते लाहौर तो वैसे ही एक यानी कि एक टर्मिनोलॉजी आप कह लें, बतौर इस्तिलाह इस्तेमाल हो जाता है। तो अब अट्रैक्ट करना है अगर, ठीक है ना, ठीक सियासत पे अगर उन्होंने अट्रैक्ट करना है तो फिर नारे देने हैं उन्होंने, जिस तरह कल उन्होंने यूनिक नारे दिए हैं बिलावल ने। और मुझे खुशी है कि एक नौजवान जो है एक अमर्ज हो रहा है एक सियासत पे, और अगर ये भुट्टो लिगेसी का दामन थाम लेता है, जो कल थोड़ा सा मुझे नजर आया है, ठीक ठीक है ना। इसमें अब देखिए तनकीद भी हो रही है, कल वो डांस वांस भी हुआ, वो कमरुज़्ज़मान कैरा साहब भी डांस करते नजर आए, और लोग कहते हैं कि एक चूँकि एक सही बरसी का मौका था, 150 शहदा की आप बरसी बना रहे हैं, इस मौका पर आपको फातह खानी करनी चाहिए, कुरान खानी करनी चाहिए, जी डांस करना चाहिए। लेकिन चूँकि एक हमारे सियासी कल्चर में ये चीज़ें, अब इमरान खान की तो जलसों क्या में क्या कुछ बिलावल नहीं भुट्टो होता। साहब जो हैं इस वक्त बेनज़ीर भुट्टो के मुतबादिल हो सकते हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मुतबादिल हो सकते हैं? कुछ उनकी सियासत में कुछ ऐसा रंग देखने में देखिए आ रहा है? उन्होंने अपने आप को पोस्ट तो ऐसे ही किया ना, वो जी जो नारे दे रहे थे जी वो भुट्टो को बेस कर रहे हैं ना, जी जी ठीक है ना। जिसका मैंने पहले अर्ज किया कि ये भुट्टोइज्म का दामन पकड़ेंगे तो इनकी सर्वाइवल है। ठीक तो वो कल उसने कोशिश की है बिलावल ने भुट्टो लेगेसी को आगे ले जाने की, ठीक है ना। वो जो नारे लगाए उसने अपनी वालदा के, लेकिन अपने क्या नाना के। पीपल्स पार्टी में कोई सियासी लिहाज से आप तब्दीली देख रहे हैं जो हमने देखी 2013 से पहले, उसमें और अब में क्या फ़र्क है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? अब देखिए जो जरदारी साहब ने जो सियासत की, ठीक 5 साल इक़्तिदार की सियासत, वो सरासर मुफाहमत की सियासत थी, वो असूलों की सियासत नहीं थी। इसलिए हम उस वक्त भी कहते थे कि पीपल्स पार्टी जो है अब वो कैटेगराइज आप कर ले इसको कि भुट्टो की पार्टी जो है वो अलग होगी और जरदारी साहब की पार्टी एक साइड पे हो गई, जी ठीक है ना। एक तस्वर था उस वक्त, लेकिन उसका नुकसान क्या हुआ कि पीपल्स पार्टी रिजेक्ट हुई फिर रिजेक्ट 2013 के इंतखाबात बुरी में, अपना तरह से। दामन छोड़ा उन्होंने, जी तो अवाम ने उन्हें रांदा दरगाह बना दिया। अब बिलावल जो है ये कोशिश कर रहे हैं कि अगले इंतखाबात पे जो इन्होंने जाना है 2018 के इंतखाबात पे, तो वो भुट्टो लेगेसी के दामन थाम के सही। इंतखाबी मैदान में कल उतरे। उन्होंने तख्ते रायवंड की बात की, इसका मतलब तो अगर आप देखा जाए तो सीधे सीधा नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को जाता है, आपको क्या लगता है? देखिए मैं तो ये समझता हूँ कि इसमें इमरान खान की सियासत आप देख लें वो क्या कर रहे हैं।
तो इस सियासत से, वो सियासत है तोड़ फोड़ की सियासत, उखाड़ पिछाड़ की सियासत, हुकूमत को गिराना है उन्होंने, एक माटो है कि इनको इक़्तिदार से खींच के बाहर निकालना है, ठीक है ना। तो उसमें मैं समझता हूँ कि बिलावल साहब जो मैदान में आए हैं वो इमरान खान को भी क्रिटिसाइज, इन हुक्मरानों से ज़्यादा वो इमरान खान को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो इससे मैं समझता हूँ कि इन्हें थोड़ी सी तकवीयत हासिल हुई है हुक्मरानों को कि इमरान खान को चैलेंज करने वाला भी कोई और भी मैदान में मौजूद है, ठीक है ना। तो इससे एक पॉजिटिविटी आप कह लें जमहूरियत के हवाले से, जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ किया कि एक जमहूरियत में जो खला पीपल पार्टी के निकलने से पैदा हुआ था, अब वो इन हो रही है सियासत में, तो वो खला मेरा ख्याल है जो रह गया था वो अब शायद इसकी बिलावल की एक्टिविटीज़ से पुर हो जाए, और इमरान खान की जो सियासत है मेरा ख्याल है वो फिर इसकी पजीराई आइंदा इंतखाबात पे इस हवाले से नहीं होगी कि चूँकि इसकी सियासत पॉजिटिविटी के ज़ुमरे में नहीं आती, इसका मकसद कुछ और है, और इसमें उखाड़ पिछाड़ जो है फिर लामहला फिर उंगलियां उठती है, सोच भी जाती है उधर के ये सियासत इसकी अपनी सियासत है या किसी और के मकासद की तकमील के लिए इन्होंने ये रास्ता इख्तियार किया। लेकिन सर देखें, कल बिलावल भुट्टो साहब ने ये बात की कि नवाज शरीफ के बारे में, बुजुर्ग नवाज शरीफ साहब जो हैं कसाई को अपनी नवासी की शादी पर बुलाते हैं और चचा इमरान खान जाते हैं मोदी के साथ तस्वीर बनवाते हैं। हम इसी तनाजुर में कुछ बात कर लेते हैं कश्मीर के बारे में। तो बेशक देर से ही सही, दबाव के साथ ही सही, लेकिन नवाज शरीफ ने ये मसले को उठाया है, कश्मीर के मसले को बहुत अच्छे तरीके से उठाया है, आलमी सतह पर इसको उठाया है। हमने पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में नहीं देखा कि उन्होंने किसी भी तरह से कश्मीर के मसले को इतनी लेवल पे उठाया हो या कश्मीर के मामले में इस हवाले से बात की हो। इसकी क्या बात? देखिए, पीपल्स पार्टी की जो इब्तदाई सियासत है ना, जुल्फ़िकार अली भुट्टो मरहूम से जो मंसूब है सियासत, वो बानी थे इस पार्टी के, तो उनका जो सियासत का एक जो आप कह लें एक असूल उन्होंने वज़ा किया था, उसमें पाकिस्तानियत गालिब थी जी। और सबसे पहले अगर कश्मीर के को प्रमोट किया तो वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने प्रमोट किया था, जिन्होंने ये नारा लगाया था जब इंडिया ने एटम बम बनाया 1974 में, तो इन्होंने अज़म ज़ाहिर किया फिर पाकिस्तान को एटमी ताकत से हम किनार करने का, और फिर इन्होंने दो नारे लगाए थे, एक तो ये कि हम घास खा लेंगे लेकिन एटम बम ज़रूर बनाएंगे। इसी तरह इन्होंने भुट्टो ने ये नारा लगाया था कि हम कश्मीर की आज़ादी के लिए जंग जारी रखेंगे, चाहे 1000 साल तक हमें जंग लड़ना पड़े। तो ये एक पॉलिसी जो है कश्मीर के हवाले से, चूँकि कश्मीर ज़ाहिर है जो पाकिस्तान का जो क़याम अमल में आया है, कश्मीर उसका एक जुज़्व ला यनफ़क आप कह लें उसको, पाकिस्तान का जो नाम है उसमें काफ जो है वो कश्मीर का है, तो कश्मीर को अगर आप निकालें तो पाकिस्तान का तो नाम ही मुकम्मल नहीं होता। तो इस हवाले से कोई सियासतदान जो है इसको नज़रअंदाज कर नहीं सकता। अब जहाँ तक पीपल्स पार्टी के जरदारी साहब के दौर की बात है, तो जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ किया कि वो तो सारी उन्होंने मुफावतों की सियासत की, अपने इक़्तिदार को एक किस्म का उन्होंने कहा कि मैंने 5 साल पूरे करने हैं टर्म के, तो उन्होंने पूरे जैसे तैसे उन्होंने पूरे किए। इसको भी इस हवाले से पॉजिटिव सेंस में लिया जाता है कि इन्होंने कम से कम उन साजिशों को नाकाम बनाया मुफावत की सियासत से जो जमहूरियत की उखाड़ पिछाड़ के दरपे होती है। बहरहाल जो भी था उनका पॉइंट ऑफ व्यू जो भी था, लेकिन कश्मीर के हवाले से भी जरदारी साहब को इतने ज़्यादा वो यानी कि जोश वाली बात नहीं थी। इन्होंने तो बाकायदा तजवीज़ पेश की थी जरदारी साहब ने कि क्यों ना कश्मीर इशू को 30 साल के लिए फ्रीज़ कर दिया जाए, मुंजमद कर दिया जाए, ताकि उनका एक अपना एक सोच थी कि हम इसको पस मंज़र में रख कर आपस में इंडिया और पाकिस्तान जो है वो तजारती ताल्लुकात उस्तवार करे, दोस्ती सकाफती ताल्लुकात ये और वो, और इस तरह फिर जो नफ़रतें हैं, क्योंकि अपनी सोच थी कि अवाम के दिलों में जो नफ़रतें हैं या हुक्मरानों की सतह पर या फ़ौज की सतह पर वो शायद दूरियाँ जो है वो शायद हट जाए, ऐसी पॉलिसी इख्तियार करते थे। लेकिन इंडिया के जो अज़ायम है वो तो शुरू दिन से पाकिस्तान की सालमियत को ख़त्म करने की, इसलिए हम उससे कोई तवक्को कर ही नहीं सकते। आप चाहे जितनी भी मर्जी उसके साथ दोस्ती वाली पॉलिसी बना ले, वो आपके साथ कभी दोस्ती करेगा नहीं। तो इसमें हमारी पॉलिसी जो है कश्मीर के हवाले से वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए और क्लियर रही है अब तक। अब ये नवाज शरीफ साहब के बारे में भी यही तासुर था शुरू दिन से, जब ये इक़्तिदार में आए तो इन्होंने बतौर वज़ीर-ए-आज़म जब पहली स्पीच की तो उन्होंने ये कहा कि मुझे तो मैंडेट ही इंडिया के साथ दोस्ती के लिए, इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाने के लिए दिया गया, हालांकि ये सरासर झूठ था। ठीक है ना। इन्होंने जो नारे लगाए थे पिछले यानी कि जरदारी हुकूमत के ख़िलाफ़
तवानाई का क्राइसिस दूर करना है, गुर्बत दूर करनी है, बेरोजगारी ख़त्म करनी है, तो इस बेस पे इन्हें वोट मिले थे। इन्होंने वो सारा डाइवर्ट कर दिया, ठीक है ना। तो अब ज़ाहिर है, एक मैं समझता हूँ कि कश्मीर को आप अलग कर नहीं सकते इस सियासत से। ये जुड़ा हुआ है पाकिस्तान के साथ। जब तक ये मसला हल नहीं होता, कोई सियासत नहीं हो सकती। कभी पाकिस्तान से अलग नहीं हो सकता। इंशाल्लाह कश्मीरियों को आज़ादी ज़रूर मिलेगी। हम बात कर लेते हैं, कल इमरान खान के हवाले से 2 नवंबर को उन्होंने धरने की तजवीज़ दी है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि कारकुन जो है कम से कम 100 रुपये चंदा जमा करवाएं। तो आप क्या समझते हैं कि इमरान खान साहब काफ़ी जल्दी में हैं कि जिस तरह वो कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ इस्तीफ़ा दे दें, एहतसाब के लिए पेश हो जाएँ, सारा कुछ, तो वो अपने मकासद में कामयाब होते दिखाई दे रहे हैं? मकासद उनके जो हैं, वो मैंने पहले अर्ज़ किया कि वो उखाड़ पिछाड़ वाले मकासद हैं। तो अल्लाह ना करे कि वो मकासद पूरे हों, क्योंकि वो मकासद इस सिस्टम के हक़ में नहीं है। ठीक, वो मकासद इस सिस्टम को उखाड़ने वाले हैं। तो इस सियासत का तो कोई आम आदमी जो है वो हिस्सा नहीं, रवादार नहीं हो सकता इसका हिस्सा बनने का। हमने 4 जर्नैली आम रीतें भुगती हैं और हमें पता है कि क्या नुकसानात उठाना पड़े हैं उन आम रीतों के अदवार में। तो इसलिए अगर कोई आदमी यानी कि जमहूरियत पर फोकियत देता है, आमरीत को, जर्नैली आमरीत को, तो मेरा ख्याल है वो मुल्क का खैर खा, कम से कम मैं कोई फतवा देने वाला तो नहीं हूँ, लेकिन एक सोच की हम बात करते हैं कि उसमें मुल्क की खैर खाही का कोई असर नहीं है। तो इमरान खान साहब की जो सियासत है, ये एक किस्म का मजाक मैं तो समझता हूँ कि ये 100 रुपये चंदा की जो अपील की उन्होंने हर वर्कर से, अब ज़्यादा से ज़्यादा आप देखें, चले 2 लाख वर्कर आप कह रहे जो चंदा 100 रुपये चंदा देने वाले होंगे, तो कितने होंगे? यानी कि 2 करोड़ रुपया आएगा ना। जी जी। तो इनके आगे पीछे दाएं बाएं जो मौजूद हैं लोग, जो जिनके जहाज़ों में जो घूमते फिरते हैं, उनके लिए क्या हैसियत है इतने पैसे की, ठीक है ना। वो अपने एक हल्के की इंतखाबी मुहिम में 50-50 करोड़ रुपए लगा लेते हैं, ठीक है ना। तो ये पता नहीं ये कैसे, ये आप इसको अगर मोटिवेशन वाली बात कहें कि ये अवाम में एक एहसास दिलाना है कि आप भी शरीक हैं इसमें सारे, तो ये अलग बात है। लेकिन जहाँ तक इनकी अपनी पार्टी के सफ़ों में जो मौजूद लोग हैं, उनके पास तो पैसे की कमी नहीं है, इसलिए कुछ चंदा की अपील करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन देखें, आप कल मुस्लिम लीग नून की जानिब से भी मैदान में जलसा किया गया और ये वाज़ेह किया गया कि अगर हम चाहें तो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को गिरा सकते हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने ये कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में तो दर्जा चहारुम की नौकरी भी बिकती है, तो वहाँ पे भी करप्शन मौजूद है। तो आप नहीं समझते कि तमाम सियासी जमातें इस वक्त मुस्लिम लीग नून के पीछे हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नून भी उन्हें मतलब कड़ा जवाब दे रही है? मुस्लिम लीग नून के पीछे से मुराद यानी कि उसके खिलाफ है, उनके खिलाफ है। अब ये फजलुर रहमान साहब तो उनके हदीफ है ना, उनके और अब देखिए ये एक किस्म का, हाँ, इमरान खान अकेला ही है ना। वो मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि इस वक्त जो पीपल्स पार्टी की जो सियासत है वो भी एक किस्म की इस इक़्तिदार को सहारा देने वाली सियासत है कि ये टर्म अपनी पूरी करे। उसके बाद ज़ाहिर है फिर जो सियासत होनी है, फिर अपनी अपनी बारियों वाली बात होती है ना। तो शायद कहीं से कोई इंडिकेशन भी हो कि अगली बारी आपकी है, इसलिए वो ज़्यादा मुतहरक नजर आते हैं बिलावल। तो जहाँ तक आपने बात की है ये मर्दान के जलसे की और उसमें फजलुर रहमान साहब की जो एक इंडिकेशन है, ये तो शुरू दिन से, जब यानी कि 2013 के बाद, 2013 के इंतखाबात के बाद जो फिजा थी, उस वक्त भी यही थी कि ये दोनों पार्टियां मिलकर, अब हलीफ, ये वफाक में तो हलीफ है ना मुस्लिम लीग नून और जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप, उस वक्त भी ऐसी पोजीशन थी कि ये दोनों पार्टियां मिलकर इक़्तिदार बना सकती थी वहाँ खैबर पीके में। लेकिन नवाज शरीफ साहब ने एक जज्बा एक था कि एक कौमी मुफाहमत की अगर बात करनी है तो इसको भी एक सूबे की। सर, हम इसी इशू पर बात करते हैं। एक अफसोसनाक खबर हमारे पास आई है कानपुर से अहम खबर है, जहां पर 2 बसों में खौफनाक तसादुम हुआ है। पाकिस्तान की सियासत के हवाले से अभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बात की जाए तहरीक इंसाफ की, वो तो हमेशा से ही मुस्लिम लीग नून के खिलाफ रही है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कुछ जगहों पर जमहूरियत के नाम पे ही सही, लेकिन मुस्लिम लीग नून के साथ खड़ी नजर आई है हमें कि हम जमहूरियत के लिए इनके पास हैं, पार्लियामेंट में मौजूद हैं। इस तरह के बयान सामने आते रहे हैं। अगर 2018 तक मुस्लिम लीग नून अपने जितने भी उनके प्रोजेक्ट्स पे काम हो रहा है वो मुकम्मल हो जाते हैं, लोड शेडिंग पर काबू पा लिया जाता है, तो 2018 के इलेक्शन किसके हक में देखते हैं आप? आप देखिए, इमरान खान की जो सियासत है इस वक्त आपको अग्रेशन की नज़र आती है जी। उसके पीछे यही सोच है, इनका ये ख्याल है कि अगर इन्होंने अपने इक़्तिदार के
5 साल पूरे कर लिए नवाज शरीफ साहब ने, तो फिर अगला इंतखाब भी इनका है। ठीक। क्योंकि ये फिर वो सारे ज़ाहिर अगला अब जो नेक्स्ट ईयर है इसमें ये कोशिश करेंगे, लोड शेडिंग भी ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, जो दूसरे मसाइल हैं आवाम के रोटी रोज़गार के, उन पर भी काबू पाने की कोशिश करेंगे। तो उसकी रोशनी में फिर अगला इंतखाब जो है इनके लिए आसान हो जाएगा। इसलिए इमरान खान साहब की जो अग्रेशन की सियासत है वो चाहते हैं कि इनको 5 साल पूरे ना करने दिए जाए, ठीक है ना। लेकिन उसमें फिर उनको फ़ायदा होगा, मुस्लिम लीग नून को फ़ायदा होगा अगर ये खुदा न करे कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाती है कि इनका इक़्तिदार ख़त्म हो जाता है वक्त से पहले, तो फिर वो शहीद बन के आ जाएंगे कि देखें जी हमें तो इन्होंने काम ही नहीं करने दिया, तो हम अगर हमें मौका मिलता तो हम आपके ये मसाइल जो है ये सारे हल कर पाते। लेकिन अगर अल्लाह ना करे कि ऐसा हो जिस तरह के इमरान खान साहब लेकर चल रहे हैं, तो उसके बाद जमहूरियत अगर एक बार उस पटरी से डी ट्रैक हो गई तो फिर इसको ट्रैक पर लाने के लिए मज़ीद फिर इन्हें सारे सियासतदानों को मिलकर जिस सब हमारी माजी की तारीख है कि एक दूसरे के मद्दे मुकाबल होते हैं, एक दूसरे को की टांगे खींचते हैं और जमहूरियत जो है वो उसको रांदा दरगाह बनाते हैं, और उसके बाद फिर जमहूरियत की बहाली के लिए एक प्लेटफार्म पे इकट्ठे हो जाते हैं। तो फिर नौबत क्या होती है कि 5-5, 10-10 साल तक इन्हें इंतज़ार करना पड़ता है। खुदा न करे कल को अगर इमरान खान साहब की इस तहरीक के नतीजा में जमहूरियत डी ट्रैक होती है तो इमरान खान साहब के हाथ क्या आएगा, उनकी अपनी एज देख लें, अल्लाह ना करे कि उसके बाद फिर 10 साल इन्हें इंतज़ार करना पड़े, तो ये तो उस काबिल नहीं रहेंगे कि ये सियासत भी कर सकें, चाहिए जाए कि ये इक़्तिदार की मंजिल हासिल करें। इसलिए मेरा ख्याल है थोड़ा सा अगर ये थोड़ा सा इनकी सियासत में पॉजिटिविटी आ जाए और ये जमहूरियत को नुकसान पहुंचाने की बजाय जमहूरियत को स्ट्रेंथन करने की सियासत करें तो शायद इनके हाथ कुछ आ जाए फिर। तो अगले इंतखाबात में जैसा आपने कहा हर 2 सूरतों में जो है मुझे एडवांटेज जो है, एक सूरत में तो ज़ाहिर टर्म पूरी करेंगे तो इंतखाबात हो जाएंगे, दूसरी सूरत में अगर जमहूरियत डी ट्रैक होती है तो फिर अगले इंतखाबात का तो फिर तसव्वुर भी नहीं होगा ना, फिर पता नहीं कब जो भी आएंगे महाराज जो आएंगे बंदूक वाली सरकार, उनके अपने क्या अज़ायम होंगे, वो कब तक वो चलाते हैं। ज़िया-उल हक साहब भी जब तशरीफ़ लाए थे उन्होंने कहा था कि 90 दिन में इंतखाबात करा दूंगा, वो 90 दिन फैल गए 10 साल तक, जब तक वो एयर क्रैश में शहीद ना हुए उन्होंने इक़्तिदार छोड़ा ही नहीं था। इसी तरह मुशर्रफ साहब जो है वो ऐलान करते रहे कि पता नहीं कितनी टर्में हमने इक़्तिदार की लेनी है, खुद उनके चौधरी परवेज़ लाई साहब उस वक्त नारे लगाते थे कि हमने वर्दी समेत इन्हें अगली 10 या 20 टर्मों के लिए इलेक्ट कराना है। तो ये तो ज़ाहिर है जब कोई शहनशाह मुअज़्ज़म बन के आता है बंदूक के सहारे तो फिर उसके अपने अज़ायम अपना एजेंडा होता है। यानी कि तमाम सियासी पार्टीज को जमहूरियत को एक साथ देख के जमहूरियत को साथ लेकर चलना होगा, उस हवाले से सियासत करना होगी। हम कुछ बात कर लेते हैं भारत के हवाले से। भारत ने कल ब्रिक्स कॉन्फ्रेंस में एक बार फिर मोदी साहब ने पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगला और पाकिस्तान ने भी उसका जवाब दिया। सरताज अजीज साहब ने यही जवाब दिया कि भारत पाकिस्तान में तकरीबी सरगर्मियां कर रहा है, उसको रोकना चाहिए। लेकिन अगर चीन की बात की जाए, साथ ही साथ चीन ने इस ट्रेड सेशन में शिरकत से इनकार कर दिया ऐन उस वक्त पे जिस वक्त उसको शिरकत करना थी। तो उसके बाद भारतीय ईवानों में काफ़ी हलचल मची रही है। तो ये तमाम तर सूरत हाल, भारत तो खैर हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, इल्ज़ाम तराशियां तो भारत की हर जगह पर पाकिस्तान के पर लगाने की आदत पड़ चुकी हुई है भारत को। इसमें देखिए शायस्ता, अगर हम थोड़ा सा एनालाइज करें, इंडिया की तो कोशिश है कि यानी कि पाकिस्तान को तनहा किया जाए, ठीक है ना। उसने UN जनरल असम्बली के इजलास के मौके पे उसने पूरी कोशिश की जिसमें नाकाम रहा। उसके बाद फिर ये सार्क सरबराह कॉन्फ्रेंस जो होनी थी इस्लामाबाद में शेड्यूल थी, तो वो उसमें कामयाब रहा कि कुछ ममालक उसने अपने हत्थे चढ़ा लिए थे। सार्क कॉन्फ्रेंस के जो रुकन ममालक है तो पोस्टपोन हुई, तो ये तासर देने की कोशिश की इंडिया ने कि हमने तनहा कर दिया। अब ये जो ब्रिक्स कॉन्फ्रेंस है इसमें इसके जो रुकन ममालक है ज़ाहिर वो चाइना है, रूस है, इंडिया है, 5 रुकन ममालक हैं। तो उसमें रशिया के साथ मुआहदे हो गए हैं इंडिया के, तो वो हमारे लिए तशवीश की सूरत होनी चाहिए क्योंकि हमारे साथ भी रशिया के मुआहदे और हमारी तो जंगी मशकें भी हुई हैं उसके साथ। लेकिन ये चूँकि 2 तरफ़ा ताल्लुकात में अगर हम देखें तो उसमें हर मुल्क के अपने अपने मुफाद होते हैं। चाइना ने भी मुआहदे किए थे इंडिया के साथ, ठीक है ना, 2 साल पहले जब चाइना के सदर गए थे, हाँ पहले हुए थे और भारत को की आग लगी थी और हमें ज़्यादा उस हवाले से तशवीश का इजहार करना भी नहीं। देखना ये है कि खुल के कौन हमारे साथ खड़ा है।
चाइना इस वक्त चूंकि खुल के, और ये देखिए अब इसकी ये जो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में इसकी मेंबरशिप का मामला है, पिछले साल भी चाइना की मज़ाहमत की वजह से ये रुका था। जी जी। अब भी वो अमेरिका जो है वो पूरा खुलकर, वो तो उसके परडे में वजन डाला हुआ है अमेरिका ने, ठीक है ना। जी जी। और ट्रंप साहब जो है वो तो अभी तक कह रहे हैं कि अगर मैं जीत गया तो मुझसे बड़ा खैर खा इंडिया का और कोई नहीं होगा। तो इसलिए अमेरिका के अज़ाम जो है वो तो सबके सामने। इसके मुकाबले में आप देखिए कि हमारे साथ खुल के वो चाइना खड़ा हुआ है, बिल्कुल ठीक है ना। तो इस कॉन्फ्रेंस के मौका पर भी चाइना की तरफ से उसे हजीमत, जो मकासद थे इस कॉन्फ्रेंस में मलबा डालने के पाकिस्तान पर इंडिया के, वो तो फिर ज़ाहिर पूरे नहीं हो पाए, वो फिर नाकाम हो तो गए। इसलिए हमें जो है हमारी जो सफारतकारी इस वक्त मुतकाजी इस बात की है कि हम इंडिया के जो अज़ायम हैं हमें तनहा करने के अक़वाम आलम में, वो पूरे ना होने दिए जाए। ठीक। तो इसमें अब तक तो अल्लाह के फजल से सुरखरुई है पाकिस्तान की। आगे भी इसी तरह अगर चलते रहे अज़म के साथ, इसी तरह हम एक फर्म स्टैंड लिए रखा हमने कश्मीर पर, जिसका अब लिया हुआ है, तो इंशाल्लाह कश्मीरियों की आज़ादी की मंजिल भी करीब होगी और इंडिया के जो मकासद है हमें दुनिया में तनहा करने के, वो भी पूरे नहीं हो तो पाएंगे। सर इसके लिए तो हमें चाहिए कि हम दीगर ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर बनाएं, और अगर सी पैक की बात की जाती है तो सी पैक मनसूबे को पुरअमन तरीके से मुकम्मल करवाया जाए और उसको स्टार्ट भी करवाया जाए। तो इसके लिए तो पाकिस्तान की अंदरूनी सियासी जमातों को भी मुत्तहिद होना होगा। नेशनल एक्शन प्लान की जो बात की जाती है, पाकिस्तान में दहशतगर्दी की जो बात की जाती है, दहशतगर्दी का खात्मा भी होना चाहिए, ताकि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है और वो दुनिया के सामने पुरअमन मुल्क उभरे भी। देखिए, जहाँ तक दहशतगर्दी के खात्मे की बात है, इसका हमसे ज़्यादा एहसास तो किसी को नहीं हो सकता। बिल्कुल। सबसे ज़्यादा विक्टिम तो दहशतगर्दी के हम ही है ना। जी जी। इसका जो भी पस मंज़र है, जैसे भी मुसल्लत हुई दहशतगर्दी, हम ही इसका निशाना बने हैं ना। हमारे अवाम जो है 60,000 के करीब हमारे अवाम शहीद हुए, 10,000 के करीब हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज के जवान और अफसरान शहीद हुए। तो हमसे ज़्यादा फिक्र और किसी हो सकती है कि दहशतगर्दी या इस खिते से ख़त्म हो। ठीक। लेकिन अगर किसी के अज़ायम ऐसे हैं कि हम पे मलबा डाला जाए दहशतगर्दी, जिस तरह इंडिया की कोशिश है, ठीक है ना, तो वो मेरा ख्याल है उसका हमें तोड़ करना जो है वो भी हमारी जिम्मेदारी है, हमारे हुक्मरानों की जिम्मेदारी है उसका तोड़ करना भी। उसमें कोई अगर कहीं से कोई यानी कि एक इस वक्त जो जंग जारी है, वो ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़्म और नेशनल एक्शन प्लान एक तरतीब दिया हुआ है, तो मैं समझता हूँ कि अगर उसकी रूह के मुताबिक अमल किया जाए उस नेशनल एक्शन प्लान पर, तो कोई वजह नहीं कि हम दहशतगर्दी से खलासी ना पा सके। इसलिए एक जो जज्बा है इस वक्त हम दहशतगर्दी के खात्मे की जंग में हमारी तरफ से, उस जज्बे में कोई कमी नज़र नहीं आनी चाहिए। इससे ही एक थोड़ा सा तासर एक पैदा होता है, जैसा एक इस वक्त पिछले 1-1.5 हफ्ते से एक बहस जारी है कि पता नहीं पाकिस्तान की अफवाज जो है वो शायद उनका कोई सॉफ्ट कॉर्नर है किसी के हवाले से। तो यही एक बात है, इससे ही फिर मौका मिलता है बैरूनी दुनिया को कि आप हम पर इल्ज़ाम लगाने का कि आप तो दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कुछ नहीं कर रहे, आपके कुछ और मकासद है। तो हमारे मकासद तो सच्ची बात है इस खित्ते को अमन व आशती जो है वो बहाल करना है इस खित्ते की, उसमें हमारा भी फायदा है, इस खित्ते का भी फायदा है, ठीक है ना। इसमें अगर दूसरे भी एहसास कर ले, इंडिया खुद भी एहसास करे, अफगानिस्तान भी एहसास करे, जो गढ़ बना है दहशतगर्दी का, ठीक है ना। अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान मिलकर एक जॉइंट स्ट्रेटजी बना ले तो कोई वजह नहीं कि दहशतगर्दों का यहाँ से ये पेशकश तो पाकिस्तान की जानिब से बहुत दफा मुतादिद बार की गई है अफगानिस्तान को कि मिलकर दहशतगर्दी का खात्मा करते हैं, लेकिन इसके बावजूद अफगानिस्तान मुतहरिक नजर नहीं आता। अफगानिस्तान का अपना एजेंडा है ना, अपना एजेंडा क्या है, किसी का एजेंडा है जो अफगानिस्तान के जरिए पूरा किया जाता है, उसमें इंडिया का भी हाथ है, अमेरिका का भी हाथ है, जाहिर है। तो अगर वो सिंसियर हों दहशतगर्दी के खात्मा में इस खित्ते, उसके उनके तो मुफादात इसलिए है कि वो चाहते हैं कि ये लिंगर ऑन हो, ठीक है ना। इसमें उनका मुफाद है कि उनका असला यहाँ इस्तेमाल होता है, ठीक है ना, एक असले की मंडी बनी हुई है यहाँ पे। तो ये एक किस्म का बिजनेस है, कारोबार, तजारत कर रहे हैं वो दहशतगर्दी को प्रमोट करके, लेकिन हमारी तो तबाही हो रही ना इसमें। इसलिए मेरा ख्याल एहसास करना चाहिए अफगान क़यादत को, काबुल इंतज़ामिया को एहसास करना चाहिए कि वो किस डगर पर चल रहे हैं। अगर दहशतगर्दी का नासूर यहाँ फैलता रहेगा तो उसके अल्टीमेटली क्या नुकसान होंगे, ठीक है ना। हम इतना खमियाजा हमने भुगत लिया तो कम से कम हमें सबक हासिल कर लेना चाहिए। अगर अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों मिल जाए, पाकिस्तान तो चाहता है, ठीक है ना, और अफगानिस्तान भी खुलूस दिल से अगर दहशतगर्दी के खात्मा का अज़म बांध ले तो कोई वजह नहीं कि यहाँ दहशतगर्द जो है उनके ठिकाने यहाँ कहीं नजर आए।
और पाकिस्तान को जो तनहा करने की बातें की जाती हैं वो बातें भी उनको मुंह की खाना पड़ेगी। जी बिल्कुल, जी सर बिल्कुल। हम कुछ बात कर लेते हैं पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत की। एक बार फिर से फारूक सत्तार साहब की जानिब से कल ये कहा गया कि अगर नए सूबे बनेंगे तो उसमें हमारा सूबा भी होगा। नए सूबे बनाने की जरूरत है क्या पाकिस्तान में? हाँ, अल्लाह रहम करे। अगर फारूक सत्तार साहब की अब भी ये सोच है, इस सोच की वजह से ही जो है ना वो पहले एक किस्म की मुनाफरत की फिजा पैदा हुई थी। ये इनका सूबा बनाने का कोई आज का तो नहीं है। ये तो जिनापुर से आप देखें, जब से एमक्यूएम कायम हुई थी उस वक्त से इनके एक महाजर का इन्होंने एक हवा खड़ा करके, हालांकि ये जो एमक्यूएम की जितनी भी क़यादत है, जितनी भी इसमें वर्कर्स हैं, वो सारे टूट-फूट का शिकार है। नहीं, वो टूट फूट का मैं तो एक माजी की बात कर रहा हूँ ना, कि इनके सारे लोग जो है ये तो पाकिस्तान की पैदाइश है ना। जी जी। ये कहाँ के महाजर हैं, ठीक है ना। और महाजरत की जो बात है, महाजर अगर आप कुर्बानियों की बात करें तो इन्होंने तो फल खाया हुआ है जी। इन्होंने कुर्बानियां नहीं दी। कुर्बानियां तो ये मशकी पंजाब वालों ने दी हुई है, जो असल महाजर थे, और वो खुद को महाजर कहते नहीं है, जिनकी सबसे ज्यादा शहादतें हुई है। ये जो तकसीम पाकिस्तान के वक्त जो फसादात हुए थे, उसमें सबसे ज्यादा जाने जो है ये मशरकी पंजाब के जो हिजरत करके यहाँ आए थे मुसलमान, उनकी सबसे ज्यादा कुर्बानियां हैं, ठीक है ना। तो अब इसमें नए सूबों की बात करते हैं। अब कैसे, यानी कि ये एक किस्म का जो उनका एक फलसफा है पाकिस्तान को कमज़ोर करने का, तकसीम करके, तोड़कर, तो वो मनसूबा है नए सूबे का। अगर फारूक सत्तार साहब उसी एजेंडे पर काम कर रहे हैं तो फिर माफ़ कीजिए, मुझे ये कहना पड़ेगा कि ये एजेंडा इल्ताफ़ भाई का एजेंडा है और इनमें फिर कोई फ़र्क नहीं। ये जो कहते हैं कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं रहा अब इल्ताफ़ भाई से, अगर ये नए सूबे की बात करेंगे इसी तरह तो ये उसी एजेंडे को आगे लेकर जाएंगे। सर आपको नहीं लगता कि अवाम जो है, खासकर कराची की अवाम, सिंध की अवाम जो एमकेएम के साथ थी, वो कुछ डबल माइंडेड का शिकार है? एक जानिब एमकेएम लंदन है, एक जानिब एमकेएम पाकिस्तान है। तो एमकेएम लंदन ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने भी ये कहा कि हम एमकेएम पाकिस्तान को नहीं मानते, एमकेएम लंदन ही है जो वहाँ से चलाई जा रही है। देखिए, इनमें जो टूट फूट, ये 3 हिस्सों में तकसीम है। वो पाक सरजमीन पार्टी भी तो है ना, जी जी, उसकी मुस्तफा कमाल की, ये एमक्यूएम से ही निकली है ना। अब ये 3 सेक्टर हो गए एमक्यूएम के, तो ये बिलावल का जो पावर शो था ये उसी पस मंजर में है कि ये तकसीम हो रहे हैं, चूंकि तो हमें मौके से फ़ायदा, और वो वाकई मौके से फ़ायदा उठा पाएंगे इस सूरत में। अगर ये डिवाइड इसी तरह रहते हैं तो इनके वोट तो तकसीम हो जाएगा ना एमक्यूएम के। ये अगर इल्ताफ़ भाई इस जोम में है कि अब भी उनका वो है एक करिश्माती शख्सियत वो है और उनका असर नफूज है और वो वोट उसी तरह उनके इंटैक्ट है, तो ये मेरा ख्याल है ये एमको की जन्नत में रहने वाली बात है। वोट उनके तकसीम हो चुकी है एमक्यूएम के, और इससे एडवांटेज अब ज़ाहिर है जिसने लेना है वो पीछे, अगर हम माजी की बात करें तो उससे पहले एमक्यूएम से पहले जो है जमात इस्लामी वहाँ थी, गालिब थी जी। उसके बाद ये जमीयत उलमा इस्लाम थी, ये जो मजहबी दीनी ग्रुप जो है ये वहाँ कराची की सियासत पर गालिब थे। अब उसके बाद फिर पीपल्स पार्टी का जब दौर का आगाज़ हुआ है तो पीपल्स पार्टी का भी असर नफूज था। तो अब ये जो खला पैदा हुआ है, अब बिलावल भुट्टो की जो ये सियासत है ये बड़ी एक समझदारी वाली, जिसने भी मशवरा दिया है बहुत समझदारी वाली सियासत। वो एक किस्म का एक कौमी धारे में भी ला रहे हैं अपनी पार्टी को, और अपनी जो एक बेस है पीपल्स पार्टी की सियासत, जिस तरह इधर नवाज साहब को तख्ते लाहौर की बात की जाती है, इसी तरह वहाँ लाड़काना की बात होती है, ठीक है ना। तो उस सियासत की अगर एहया हो जाता है तो एडवांटेज एक पीपल्स पार्टी को एडवांटेज आएगा। लेकिन सही साहब, आप नहीं देखते कि हम नए सूबे बनाने के बजाय जो पहले हमारे मुल्क में सूबे हैं उनको ही फाल करें? एमकेएम की भी तो कराची में, सूबा सिंध में काफ़ी वहाँ पे उन्होंने हुकूमत की है, वो काफ़ी उनके लोग वहाँ पर मौजूद हैं, कारकुन मौजूद हैं। तो आप नहीं समझते कि बजाय किसी भी सियासी पार्टी को नया सूबा बनाने की बात करने के, हमें अपने पहले सूबे जो मौजूद हैं उनको ही बेहतर करना होगा? शिमाला, मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ एक सियासत है। सूबों की जो बात है ना, ये सिर्फ सियासत है, सूबे बनने कोई नहीं है, ठीक ठीक। ये बड़ा तवील एक आइनी मराहल जो है ना, आइन की दफ़ा 200 शायद 238 है, उसमें कैटेगरिकली जो है ना एक पूरा एक सिस्टम है कैसे सूबा बन सकता है, तो वो पॉसिबल नहीं है। पिछली बार एक मूव हुई थी पीपल्स पार्टी के दौर में और करारदादे तक पास हो, ये मुतलका सूबे की असम्बली ने 2/3 अक्सरियत से, बल्कि 3/3 अक्सरियत से करारदाद पास करनी होती है कि हमने इस सूबे को इसमें से निकल कर जो दूसरा सूबा है उसको कबूल करना है। अब पहली बात तो ये कि ये ही नौबत नहीं आएगी, सिंध असम्बली में सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये नए सूबों की करारदाद इस तरह आइन के तकाजे के तहत पूरी हो पाए। पिछली बार भी सबसे ज़्यादा मुफाहमत मुज़ाहमत जो है
नए सूबे के हवाले से, वहीं सिंध असम्बली में पीपल्स पार्टी की तरफ से और वहाँ जो सिंधी कौम परस्त है उनकी तरफ से हुई थी। जी। तो अब भी जाहिर है वो कैसे बर्दाश्त करेंगे, कैसे कबूल करेंगे वो सिंध की को तकसीम करके वहाँ से एक नया सूबा निकल। तो ये सियासत है, ये कारोबार चमकाने की कोशिश है, सियासत होती रहेगी। ये सियासत है, सियासत होती रहेगी। बहुत शुक्रिया सईद आसिफी साहब हमारे साथ मौजूद थे, एडिटर नवाए वक्त, और उन्होंने अपना वक्त दिया। अब बात कर रहे थे हम सूबों के हवाले से, मुहाजिरों के हवाले से, पंजाबियों के हवाले से। कोई पंजाबी नहीं, कोई मुहाजिर नहीं, सब पाकिस्तानी हैं और हम सब एक हैं। इसके साथ ही शुमाइला हबीब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।